एवरीवन, वेलकम टू एजुपहल। सबसे पहले आप सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप वहां जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। चलिए स्टार्ट। अनुच्छेद 1, यह संघ का नाम और राज्य क्षेत्र से संबंधित है। इसमें बताया गया है कि इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा, जो कि देश का नाम और राज्य पद्धति का प्रकार है, इसको शो करता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है अनुच्छेद 3। इसमें नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों की क्षेत्र सीमाओं या मौजूदा राज्यों के नामों में परिवर्तन से संबंधित प्रावधान दिए गए। यानी कि अगर कोई नया राज्य क्रिएट करना हो या फिर जो अभी एग्जिस्टिंग राज्य हैं उनकी सीमाओं में या उनके नामों में कोई परिवर्तन करना हो तो उससे संबंधित जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 3 में दिए गए हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है अनुच्छेद 14। वो कानून व समझ समानता से संबंधित है। इसका मतलब है राज्य भारत के क्षेत्र में किसी भी नागरिक को विधि के समझ समान क्षमता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ये विधि के समझ क्षमता से आशय है कि प्रत्येक नागरिक विधि के समझ इक्वल है, कोई भी इससे ऊपर नहीं है। ये जो पर्टिकुलर प्रावधान है ये ब्रिटेन से लिया गया है। साथ ही विधियों के समान संरक्षण का जो प्रावधान है वो अमेरिका से लिया गया है। इसके अलावा विधि का शासन संविधान का मूलभूत तत्व है। संविधान संशोधन द्वारा इसे ख़त्म नहीं किया जा सकता। इस तरह का जो प्रावधान है इसके संदर्भ में ये सुप्रीम कोर्ट ने दिया गया है, जो कि आर्टिकल 14 से रिलेटेड है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है अनुच्छेद 15। इसमें बताया गया है कि राज्य किसी भी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भी कोई विभेद नहीं करेगा। यानी कि इसमें कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, जैसे कि धर्म हो गया, मूलवंश हो गया, जाति हो गई, लिंग हो गया, जन्म स्थान हो गया। ये कुछ कंडीशंस हैं जिनकी बेसिस पे राज्य जो है वो किसी भी सिटीजन के खिलाफ के प्रति भेदभाव नहीं करेगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है अनुच्छेद 17, जो कि अस्पृश्यता का उन्मूलन उससे संबंधित है। यानी कि राज्य किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता को निषेध करता है। हालांकि मैं बता दूं ये पर्टिकुलर वर्ड जो अस्पृश्यता जो वर्ड है वो हमारे संविधान में डिफाइन नहीं किया गया है कि बेसिकली अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी होती क्या है। उसके बाद 19, यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में कुछ अधिकारों का संरक्षण है, इससे संबंधित है। आर्टिकल 19 में बेसिकली 6 अधिकार हैं जिनके संरक्षण की बात की जाती है। पहला, वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार। शांतिपूर्वक सम्मेलन का अधिकार। तीसरा, संघ अथवा सरकारी समितियां बनाने का अधिकार। चौथा, अबाध संचरण का अधिकार। पांचवा, निर्बाध घूमने व निवास करने का अधिकार। छठवां हो गया आपका व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। मूलतः इसमें पहले 7 टोटल अधिकार थे। उनमें से एक संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया। चलिए हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 21। ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है, उसके संदर्भ में बात करता है। यानी कि इसमें बताया गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा अथवा नहीं। इसके संदर्भ में कुछ 2 केस हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो कुछ जजमेंट हुए हैं उनको वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। उनमें से पहला है गोपालन केस, जिसमें कि इस आर्टिकल अनुच्छेद 21 की बहुत ही सूक्ष्म व्याख्या दी गई थी, जो कि 1950 में आया था। उसके बाद मेनका गांधी केस 1978, उसमें आर्टिकल 21 को काफ़ी विस्तार कर दिया गया और इसमें कई सारे अधिकार हैं जिनको आर्टिकल 21 के एम्बिट में लाया गया है, जैसे कि प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार हो गया, स्वास्थ्य का अधिकार हो गया, निजता का अधिकार हो गया। ये सारे के सारे अनुच्छेद 21 का ही पार्ट हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है अनुच्छेद 21A। ये प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है, इससे संबंधित है। इसको 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 से इसको ऐड किया गया था। बेसिकली मैं बता दूं 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 2 और चीज़ें हमारे संविधान में अमेंड की गई थी। उनमें से एक है आर्टिकल 45, जो कि जिसकी डेफिनेशन को चेंज कर दिया गया था, और एक आर्टिकल 51 यानी कि मौलिक कर्तव्य है
मौलिक कर्तव्यों में एक नया मौलिक कर्तव्य 11वां मौलिक कर्तव्य था, उसको जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल है अनुच्छेद 24। ये कारखानों आदि में बालिकाओं के नियोजन का प्रतिषेध करता है। यानी कि इसमें बताया गया है कि 14 वर्ष से कम 14 वर्ष से कम उम्र के बालक को कारखाने या इस तरह की खतरनाक गतिविधियों में इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 में बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को अपने मनचाहे धर्म को अपनाने एवं उसके प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थानों को स्थापित करने एवं उनका प्रशासन करने का अधिकार है। बेसिकली हमारे संविधान में लिंग्विस्टिक और रिलीजियस अल्पसंख्यकों को कंसिडर किया गया है, तो उनको अपने शैक्षिक संस्थान स्थापित करने एवं उनका प्रशासन करने का अधिकार है अंडर आर्टिकल 30। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा अनुच्छेद 32, जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बेसिकली ये जो रिट हैं वो 5 प्रकार की होती हैं। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध और चौथा हो गया उत्प्रेषण एंड छठवां हो गया अधिकार परीक्षा। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इन रिट्स को विस्तार से समझेंगे कि बेसिकली ये पर्टिकुलर रिट्स हैं, इनका क्या मतलब है और इन सारी रिट्स में क्या कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 38। यह राज्य को आदेश देता है कि लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था उसे बनानी पड़ेगी। इसलिए मतलब ये बेसिकली राज्य पर एक दायित्व इंटरेस्ट करता है कि वो लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को एस्टैब्लिश करे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है अनुच्छेद 40, जिसको ग्राम पंचायतों के गठन से ये संबंधित है। ग्राम पंचायतों के गठन का आपको शायद पता भी होगा कि ग्राम पंचायत जो है वो बेसिकली हमारा ग्रास रूट लेवल पे जो लोकतांत्रिक हमारी जो व्यवस्था है उसको शो करती हैं या उनका विस्तार करती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो 3 टायर ऑफ जो गवर्नमेंट है हमारी, एक सेंटर की, एक स्टेट की और एक जो ग्रामीण पृष्ठभूमि में या फिर लोकल लेवल पे जो है, वो बेसिकली ये 3 टायर में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें जो सबसे निचले तीसरे जो पायदान पे है वो ग्राम पंचायतें हैं। उसके बाद आर्टिकल 44, ये आर्टिकल नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड में बेसिकली सभी धर्मों में अपने अलग अलग शादी रीति रिवाज और इस तरह की चीज़ों के अपने अपने अलग अलग नियम होते हैं। तो वो अलग अलग नियम ना होकर के ये सारे पर्सनल जो लॉज हैं उनको ख़त्म करके एक सिंगल कोड है वो सभी पूरे कंट्री में लागू किया जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म सिविल कोड। उसके बाद अनुच्छेद 45 जैसा कि मैंने अभी पहले भी बताया था, इसकी डेफिनेशन 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत चेंज की गई थी। अभी इसमें है कि 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है अनुच्छेद 51, जो कि ये बताता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के संदर्भ में है कि राज्य प्रयत्न करेगा कि वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए तो जो भी एप्रोप्रिएट कदम होंगे वो कदम उठाएगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 51A, ये मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। जैसा कि आपको पता भी होगा शायद, स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे आपातकाल के दौरान 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 से हमारे यहाँ पे कुछ मौलिक कर्तव्य यानी कि सिटीजन्स के भी कुछ कर्तव्य हैं अपने देश और अपने जो भी फेलो सिटीजन्स हैं उनके प्रति, उसको ऐड किया गया था। तो बेसिकली ये मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड हो गया। उसके बाद अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों के बारे में इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति किस मामले में और कौन सी क्षमा शक्तियाँ उसके पास हैं। जैसे कि वो क्षमा पूरी किसी पर्टिकुलर मामले से पूरी
जो सज़ा है उसको क्षमा कर सकता है, या फिर उस सज़ा को वो उसका निलंबन कर सकता है, कम कर आदि कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो आर्टिकल 72 में मेंशन है। उसके बाद अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर उसकी बात करता है 74। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है अनुच्छेद 76 जो कि भारत के महान न्यायवादी के से संबंधित है। आपको बता दें कि भारत का महान न्यायवादी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का सबसे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है, और कोर्ट में जो गवर्नमेंट का जो वकील है बेसिकली वो वही होता है और गवर्नमेंट का पक्ष वही रखता है। उसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 78। ये राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कुछ कर्तव्य होते हैं उनकी जिक्र करता है, यानी कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में एक कड़ी का काम करता है। जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा जितनी भी डिसीजंस या जो भी डिसीजंस या राष्ट्रपति को अगर सरकार की गतिविधियों के बारे में अगर कुछ जानकारी प्राप्त करनी हो तो उसके संदर्भ में प्रधानमंत्री है वो राष्ट्रपति को अवगत कराता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 79 संसद के गठन से संबंधित है कि संसद का गठन कैसे और क्या क्या उसका स्ट्रक्चर है और कितने उसमें मेंबर्स हैं और वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। उसके बाद अनुच्छेद 93 अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष से संबंधित प्रावधान है। आपको पता भी होगा लोकसभा के अध्यक्ष जो कि स्पीकर होता है, और अभी हमारे वर्तमान में जो स्पीकर हैं वो बिरला जी हैं, ओम बिरला जी है ना। उसके बाद अनुच्छेद 110 जो अनुच्छेद है वो धन विधेयक के संबंध में प्रावधान इसमें बताए गए हैं कि पर्टिकुलर जो धन विधेयक है वो पर्टिकुलर विधेयक है वो कब धन विधेयक की श्रेणी में आएगा। तो बेसिकली इसका आर्टिकल 110 धन विधेयक के बारे में बताता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट के बारे में बताता है कि बेसिकली बजट क्या होता है, बजट का क्या क्या प्रोविजंस हैं, वो सारी चीज़ें बेसिकली हम बता दें। बजट बेसिकली गवर्नमेंट का कि एक पर्टिकुलर वित्तीय वर्ष में जो भी उसके टोटल खर्चे और उसकी जो टोटल आमदनी है उसका एक लेखा जोखा होता है, राइट। उसके बाद अनुच्छेद 123 संसद के मध्यावकाश के दौरान राष्ट्रपति की अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति होती है, यानी कि जब संसद अपने सेशन में नहीं होती है उस समय पे अगर कोई इस तरह का इम्पोर्टेंट मुद्दा रेज होता है तब ये ज़रूरी हो जाता है कि किसी पर्टिकुलर इशू पर लॉ बनाया जाए। तो उस केस में राष्ट्रपति अध्यादेश पारित करता है, और जैसे ही संसद अपने सेशन में नया सेशन स्टार्ट होता है उस समय पर राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है उसको पास कराया जाता है, राइट। उसके बाद अनुच्छेद 123 अनुच्छेद 123 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन। यहाँ पे ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, हालांकि ये अनुच्छेद 124 है। ये एक बार इसको कंफर्म कर लेंगे। उसके बाद हमारा आर्टिकल 136 विशेष सम्मति याचिका यानी कि स्पेशल लीव पिटीशन, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में अगर किसी पर्टिकुलर मुद्दे पे किसी लीगल इशू पर सुप्रीम कोर्ट अपनी एक स्पेशल अनुमति प्रदान करता है कि वो उस पर्टिकुलर मुद्दे को सुनवाई कर सकता है, तो वो इस आर्टिकल 136 के अंतर्गत ही आता है। जैसे कि PIL फाइल की जाती हैं किसी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो होती हैं किसी भी इम्पोर्टेंस इशू पर, तो वो सारी की सारी चीज़ें हैं वो एंटरटेन की जाती हैं, वो इस पर्टिकुलर अनुच्छेद 136 के अंतर्गत ही आती हैं। उसके बाद अनुच्छेद 142 ये सुप्रीम कोर्ट के दो पक्षों के बीच पूर्ण न्याय करने की एक अद्वितीय शक्ति है, यानी कि कंप्लीट जस्टिस। जैसे कि एक एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि मान लो अगर किसी भी इशू पर अगर मान लो जैसे कि अभी सपोज करो गवर्नमेंट अगर कोई प्रोजेक्ट है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहती है, लेकिन उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने से कई सारे लोग विस्थापित हो रहे हैं, उनकी लाइफ इफेक्ट हो रही है और पर्यावरण को भी नुकसान हो जा रहा है और कई सारे पेड़ काटने पड़ रहे हैं। ऐसे केस में अगर इसका एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री से अप्रूवल भी मिल जाता है, इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट सो मोटो यानी कि स्वतः संज्ञान लेते हुए उस पर्टिकुलर इशू पर
अपना जजमेंट पास कर सकता है। तो ऐसे केस में ये जो पर्टिकुलर जजमेंट होता है वो ये अनुच्छेद 142 यानी कि कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड करने के संदर्भ में ये पर्टिकुलर जो चीज़ होती है वो सुप्रीम कोर्ट को ये जो पावर है ये अनुच्छेद 142 से मिलती है। उसके बाद जो अनुच्छेद है वो 143 है, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, यानी कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श कर सकता है। ये दो मुद्दे होते हैं, एक तो संविधान से पूर्व की कोई ट्रीटी होती है या कोई पर्टिकुलर इशू होता है उस पर परामर्श करे, या फिर कोई पब्लिक इम्पोर्टेंस का कोई मैटर है उस पर कोई परामर्श ले सकता है। किसी एक पर्टिकुलर दोनों ही केस में राष्ट्रपति पर बाध्य नहीं होती है सुप्रीम कोर्ट की जो परामर्श है उसको, बट एक केस में सुप्रीम कोर्ट को परामर्श देनी ही पड़ेगी, एक में मना भी कर सकता है, राइट। तो उसके बाद अनुच्छेद 148, ये 148 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग से रिलेटेड है। ये भारत के सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के जो अकाउंट्स होते हैं उनको ऑडिट करता है। उसके बाद अनुच्छेद 155, ये राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। आपको पता भी होगा राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके बाद अनुच्छेद 161 में, जैसे कि अभी देखा था हमने आर्टिकल 72 में जिस प्रकार से राष्ट्रपति की क्षमतान की शक्तियाँ हैं उसी प्रकार से राज्यपाल की क्षमतान शक्तियाँ हैं, राइट। लेकिन राज्यपाल और राष्ट्रपति की क्षमतान शक्तियों में अंतर इतना होता है कि राज्यपाल किसी भी डेथ सेंटेंस को क्षमा नहीं कर सकता। उसके बाद अनुच्छेद 163, ये राज्यपाल की सहायता सलाह के लिए मंत्रिपरिषद, यानी कि सेम जैसे कि हमने अभी आर्टिकल 74 को डिस्कस किया, सिमिलर वे में यहाँ पे भी राज्यपाल की सलाह और सहायता के लिए काउंसिल मिनिस्टर होती है जिसको हेड चीफ मिनिस्टर करता है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 165, ये राज्य के महाधिवक्ता है, यानी कि राज्य का जो सबसे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है जो कि राज्य के जो व्यू होते हैं या राज्य का वकील होता है वो राज्य के बिहाफ पे जुडिशरी में या हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में अपना स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। वो ये पर्टिकुलर राज्य के महाधिवक्ता होते हैं जिनसे संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 165 में दिए गए हैं। उसके बाद अनुच्छेद 167, ये राज्यपाल को जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री के कर्तव्य होता है, जैसे कि वहाँ पर आर्टिकल 78 था, यहाँ पे आर्टिकल 168 है। सिमिलरली नेक्स्ट आर्टिकल इस आर्टिकल 168, ये राज्यों में विधानमंडलों की व्यवस्था करता है। विधानमंडल यानी कि विधान परिषद एवं विधानसभाओं के संदर्भ की बात करता है। आर्टिकल 169, राज्य में विधान परिषदों की रचना या अनुमूलन, यानी कि पर्टिकुलर स्टेट में विधान परिषद होगी या उसका जो है अगर नहीं है तो क्या उसको होना चाहिए, या फिर अगर राज्य चाहता है तो उसके संदर्भ में उसको क्रिएट करना, या फिर ऑलरेडी है तो उसका उन्मूलन करना है, उसके संदर्भ में जो प्रावधान है वो आर्टिकल 169 में दिए गए हैं। उसके बाद अनुच्छेद 170 राज्यों में विधानसभाओं की संरचना क्या होगी उसके बारे में बात करता है। उसके बाद अनुच्छेद 171, राज्य में विधान परिषदों की संरचना क्या होगी उसके बारे में बात करता है। उसके बाद अनुच्छेद 173, राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए उसके बारे में बात करता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है अनुच्छेद 174, ये राज्य विधायिका का सत्तावशन और राज्य विधायिका का विघटन किस कंडीशन में होगा, उन सारे प्रोविजंस हैं वो अनुच्छेद 174 में दिए गए हैं। उसके बाद अनुच्छेद 178 में विधानसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में प्रोविजंस हैं। उसके बाद अनुच्छेद 200 राज्यपाल द्वारा बिल को स्वीकृत करने के संदर्भ में, जैसा कि आपको पता होगा कि पर्टिकुलर बिल जो कि स्टेट असेंबली के द्वारा जो पास किया जाता है वो जब तक कि राज्यपाल द्वारा उसकी स्वीकृति नहीं मिल जाती तब तक वो एक्ट नहीं बनता है। तो उसे एक्ट उस पर्टिकुलर बिल पर स्वीकृति के संदर्भ में जो राज्यपाल के जो वो हैं प्रावधान है वो अनुच्छेद 200 में दिए गए हैं। उसके बाद अनुच्छेद 201 बात करता है कि उस पर्टिकुलर बिल को जो स्टेट असेंबली द्वारा पास किया गया है उसको वो राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। तो वो किस कंडीशन में कर सकता है, उसकी क्या क्या प्रोसेस रहती है, वो अनुच्छेद 201 में बताया गया है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है अनुच्छेद 202, ये राज्य विधानमंडल का वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि राज्य बजट के बारे में बात करता है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं ये। उसके बाद अनुच्छेद 212 न्यायालयों को राज्य विधानमंडल की कार्रवाई के बारे में पूछताछ करने का अधिकार नहीं है, यानी कि न्यायालय राज्य विधानमंडलों में कि क्या कार्रवाई हो रही है उसके संदर्भ में न्यायालय वो पूछताछ नहीं कर सकता।
उसके बाद अनुच्छेद 213 राज्य विधानमंडल के अवकाश में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। यानी कि अनुच्छेद 1 से 23 में जहाँ राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश प्रख्यापित किया जाता है, वहीं अनुच्छेद 213 में राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश प्रख्यापित किया जाता है। राइट। उसके बाद अनुच्छेद 214 यह राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था करता है। उसके बाद अनुच्छेद 226 से उच्च न्यायालयों के द्वारा रिट जारी करने की शक्ति है। जैसे कि हमने आर्टिकल 32 की बात की थी, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। वहीं आर्टिकल 226 में उच्च न्यायालय हैं राज्यों में, वो रिट जारी कर सकते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 239 ए ये दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध है। दिल्ली के संबंध में विशेष संबंध है। इसमें बेसिकली जैसा कि आपको पता है, दिल्ली में एक स्टेट असेंबली भी है, जिसके दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी हैं, जो कि अभी जेल में है। और साथ ही यहाँ पे एक एलजी भी होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो इस तरह से इन दोनों में कुछ ना कुछ मतभेद चलते ही रहते हैं। तो उसके संदर्भ में जो विशेष प्रावधान है दिल्ली के संदर्भ में, वो आर्टिकल 239 ए में मेंशन है। अनुच्छेद 243 से ग्राम सभा के बारे में बात करता है। ग्राम सभा बेसिकली ग्राम पंचायत में एक या एक से अधिक गांव की जो निर्वाचन नामावली में जिन व्यक्तियों का नाम पंजीकृत होता है, उनसे मिलकर के बनी होती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है अनुच्छेद 243 भी, ये पंचायतों के गठन के संदर्भ में बात करता है। और उसके बाद अनुच्छेद 243 सी, ये पंचायतों की संरचना से रिलेटेड है। अनुच्छेद 243 डी, इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए पंचायतों में सीटों के आरक्षण की बात की जाती है। जैसा कि आपको पता भी होगा, वुमेंस के लिए 1/3 रिजर्वेशन है, जिसमें ST और SC का रिजर्वेशन भी शामिल है। साथ ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का जो रिजर्वेशन है, वो उनकी पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन में उनकी पॉपुलेशन का कितना अनुपात है, उसके संदर्भ में उनका रिजर्वेशन दिया गया उन्हें, अनुच्छेद 243 डी। उसके बाद हम नेक्स्ट आर्टिकल की बात कर लेते हैं, अनुच्छेद 243 के, ये पंचायतों के चुनाव यानी कि स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करता है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन है, वो पंचायतों के चुनाव का जो उनको जिम्मा दिया जाता है, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम होता है। उसके बाद अनुच्छेद 249 या राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्र हित में कानून बनाने की संसद की शक्ति के बारे में बताता है कि राज्य सूची के विषय पर किस संबंध में राष्ट्रीय अगर हित को ध्यान में रखा जाए, तो उस समय पर संसद किन किन कंडीशन में राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है, वो सारे कंडीशंस अनुच्छेद 249 में मेंशन किए गए हैं। जैसा कि आपको पता भी होगा, 3 प्रकार की सूचियों में ओवर डिवाइड की गई है। पहली जो एक सूची है, केंद्रीय सूची हो गई या सेंट्रल सूची हो गई, उसके बाद स्टेट लिस्ट हो गई, और उसके बाद एक समवर्ती सूची हो गई। तो केंद्र वाली जो सूची है, उस पर केंद्र सरकार बना सकती है, राज्य वाली पर राज्य सरकार बना सकती है, समवर्ती सूची पर दोनों ही कानून बना सकते हैं। अगर कोई मतभेद होता है तो उसमें जो सेंटर का कानून है वो प्रिवेल करता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 262 की। अनुच्छेद 262 अंतर राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के बारे में पानी से संबंधित विवादों का अध्ययन करता है। यानी कि अगर एक से अधिक राज्यों में अगर कोई नदी बह रही है, तो और उस नदी के वाटर की शेयरिंग से संबंधित अगर कोई मुद्दा उठता है, तो वो अनुच्छेद 262 के तहत वो सारा पर्टिकुलर इशू है, वो उसके प्रावधान इसमें दिए गए हैं। उसके बाद अनुच्छेद 263, इसमें इंटर स्टेट काउंसिल के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। इसमें बताया है कि अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि कोई पब्लिक इम्पोर्टेंस का कोई इशू है, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए या कोई और जैसे ही उसको अगर आवश्यकता अराइज होती है, तो प्रेसिडेंट है वो इंटर स्टेट काउंसिल गठित कर सकता है। उसके बाद अनुच्छेद 265, ये कानून के प्रावधान के बिना करों का अधिभुगम नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि ये बात करता है कि बिना किसी कानून बनाए संसद के बिना किसी कानून की राज्य है वो करों का अधिरोपण नहीं कर सकता। उसके बाद अनुच्छेद 275, इसमें कुछ राज्यों को संघ से अनुदान यानी कि जो ग्रांट ऑफ फेड्स दी जाती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट्स को, वो उसका जो प्रावधान है वो आर्टिकल 275 में मेंशन है। उसके बाद अनुच्छेद 280, ये वित्त आयोग की स्थापना से संबंधित है। अभी आपको पता ही होगा 15th फाइनेंस कमीशन है, वो अभी करंटली वर्तमान में चल रहा है, जिसका कार्यकाल 2021 से लेके 2025-26 तक रहेगा। और इसके जो सदस्य वो हैं, चेयरमैन है वो NK सिंह है।
उसके बाद हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 300A। ये 300A जो है ये संपत्ति बिना किसी प्राधिकार के किसी व्यक्ति को संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, यानी कि संपत्ति के अधिकार के संबंधित है। पहले ये फंडामेंटल राइट था अंडर आर्टिकल 191F, अब उसको वहाँ से 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा इसको डिलीट कर दिया गया और उसको एक लीगल राइट बना दिया गया अंडर आर्टिकल 300A। अब नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा अनुच्छेद 311। यह संघ या किसी राज्य के अधीन सिविल क्षमताओं में कार्यरत व्यक्तियों की रैंक में कमी या बर्खास्ती संबंध है, यानी आप अगर कुछ एक्शंस लेना है, डिपार्टमेंटली एक्शन या फिर कुछ डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है या उनको बर्खास्त करना है या उससे संबंधित कुछ प्रॉब्लम है, वो इस पर्टिकुलर अनुच्छेद में बताए गए हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 312, इसमें ऑल इंडिया सर्विस यानी अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बताया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 315, यह संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना के बारे में बात करता है। उसके बाद अनुच्छेद 323 है, ये प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स। उसके बाद अनुच्छेद 324, ये निर्वाचनों के अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में नियुक्त किया जाना होता है, यानी कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 330, यह लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण की बात करता है। उसके बाद हमारा आर्टिकल आता है अगला अनुच्छेद 352, ये आपातकाल की घोषणा यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा है। राष्ट्रीय आपातकाल 3 कंडीशंस पर लगाया जाता है। एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया या फिर बाहर या एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया, इंटरनल डिस्टर्बेंस यानी कि या आर्म रिबेलियन हो गई, ये सारी कंडीशंस हैं। उसके बाद अनुच्छेद 356, राज्य में अगर संवैधानिक मशीनरी की विफलता हो जाती है तो इस केस में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है 356 में। साथ ही 365 में भी राष्ट्रपति शासन लगता है, लेकिन ये 365 में जब लगाया जाता है जब संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया जाए, यानी कि राज्य संघ द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं उनका पालन करने में विफल हो जाता है तो उस केस में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। और आर्टिकल 360 है, ये वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबंध करता है। उसके बाद अनुच्छेद 368 जो है वो संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति एवं इसकी प्रक्रिया क्या होगी इसके बारे में बताता है। बेसिकली संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है अंडर आर्टिकल 368, ये 2 प्रकार से की जाती है। पहला स्पेशल मेजॉरिटी एंड सेकंड स्पेशल मेजॉरिटी प्लस हाफ ऑफ द रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट्स, राइट। उसके बाद हमारा लास्ट आर्टिकल है आर्टिकल 370, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में कुछ अस्थायी प्रावधान के बारे में बताता था, अभी इसको एब्रोगेट कर दिया जा चुका है। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये आपका एक पर्टिकुलर स्लाइड है जिसमें एक हमने समरी दी है, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।